नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर पूरा आपका एनबीएफसी के बारे में है और इस पर्टिकुलर लेक्चर में एजेंडा जो हमारा रहने वाला है, डिफरेंट टाइप की जो एनबीएफसी होती हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और शैडो बैंकिंग क्या होती है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो डिफरेंट टाइप की जो एनबीएफसी थी फ्रेंड्स, जो है वो हमने देख ही रखा था, मतलब कि पिछले लेक्चर में, कि बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन एक्टिविटी, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी कितने टाइप की होती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करनी है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय आरबीआई ऑन एनबीएफसी, इसकी बात करेंगे। अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट इन 1997 बेस्टोड कॉम्प्रीहेंसिव पावर ऑन आरबीआई टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द एनबीएफसी। तो 1997 में आरबीआई एक्ट 1934 में मॉडिफिकेशन किया गया, चेंजेस किए गए, जिससे कि उन्हें एनबीएफसी के ऊपर राज करने की पावर मिली। क्या क्या जो है खासियत रही इस चेंज की, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट मेड टू द चैप्टर 3B ऑफ द आरबीआई एक्ट इन 1997 इंक्लूड द फॉलोइंग। 1997 में आरबीआई एक्ट में जो चेंज हुआ उसमें चैप्टर 3B जो है अमेंड किया गया था। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, जैसे मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर एनबीएफसी टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR फ्रॉम आरबीआई एंड मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ नेट ओन फंड। तो मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सभी एनबीएफसी को लेना होगा। किससे लेना होगा? आरबीआई से लेना होगा, और मिनिमम नेट ओन फंड मेंटेन करना होगा। रिक्वायरिंग डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एसेट इन अनइनकम्बरेटेड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसी एनबीएफसी जो जनता से पैसे स्वीकार करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, डिपॉजिट के तौर पर लेती हैं। कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो जनता से पैसे भी नहीं लेती, फिर भी अपना काम करती हैं, सिर्फ लोन ही बांटती हैं, पैसे नहीं लेती हैं। तो ऐसी एनबीएफसी जो पैसे जनता से लेती हैं, एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट के तौर पर, उन्हें जो है सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करना होगा एसेट का अनइनकम्बरेटेड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अप्रूव्ड सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी से आरबीआई ने अप्रूव कर रखा हो। अनइनकम्बरेटेड मतलब उस पर किसी तरीके का बंधन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब चाहे तब उसे बेचा खरीदा जा सके, अनइनकम्बरेटेड होनी चाहिए। ओके। रिक्वायरिंग ऑल एनबीएफसी टू क्रिएट अ रिजर्व फंड एंड आल्सो टू ट्रांसफर अ सम व्हिच इज नॉट लेस देन 20% ऑफ देयर प्रॉफिट एवरी ईयर। तो जितना भी कमाएंगे उसका कम से कम 20% जो है पैसा एक रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा, जो कि रिजर्व आरबीआई के पास में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये बैंकों को भी करना पड़ता है फ्रेंड, बैंकों को भी अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज एक फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उसी तरीके से एनबीएफसी को भी कहा गया कि नॉट लेस देन 20% जो है आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब नॉट लेस देन 20% हम ट्रांसफ़र किया करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ में आरबीआई को एम्पावर किया गया ताकि वो पॉलिसी बना सकें, किसके लिए? एनबीएफसी के लिए, इनकम रिकग्निशन से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह से रिलेटेड। इनकम रिकग्निशन वही आपका एनपीए वगैरह जो होता है उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है। एम्पावरिंग आरबीआई टू इशू डायरेक्शन टू एनबीएफसी आर देयर ऑडिटर्स विथ रिगार्ड टू देयर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज़। मतलब इस एक्ट में इतनी पावर दी गई कि आरबीआई अब डायरेक्शन इशू कर सकता है एनबीएफसी को, भाई आप एनबीएफसी या उनके ऑडिटर्स को, कि भाई तुम्हें कैसे बैलेंस शीट बनानी है, कैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करना है, कौन कौन सी लाइबिलिटी डिस्क्लोज करनी पड़ी, ये सारी चीज़ों की पावर उसके पास आ चुकी है आरबीआई के पास में। एम्पावरिंग आरबीआई टू ऑर्डर अ स्पेशल ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। यदि ज़रूरत पड़े तो स्पेशल ऑडिट भी एनबीएफसी की करवा सकता है आरबीआई। ऐसी व्यवस्था इस अमेंडमेंट में की गई थी। फिर आती है बात हमारी टाइप्स ऑफ एनबीएफसी की। तो यहाँ पर हमने देखा भाई, देखो कि आरबीआई को पहले पावर नहीं थी, है ना, एनबीएफसी के ऊपर गवर्निंग कैसे होती थी? कंपनीज एक्ट 1956 के तहत होती थी। बाद में फिर आरबीआई को पावर दी गई डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के ऊपर ये कमांड करना शुरू किया। तो उसी के लिए आरबीआई एक्ट जो था उसमें 1997 में चेंजेस किए गए, ताकि जो है एनबीएफसी के ऊपर जो है रेगुलेशन और सुपरविजन करने की पावर आरबीआई के पास आ जाए। फिर क्या क्या चेंजेज हुए जब 1997 में मॉडिफिकेशन किया गया, तो उसमें चैप्टर 3B में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए उसके बारे में हम यहाँ बात करें। तो अमेंडमेंट में जो बातें हुई वो ये है कि आरबीआई के लिए एनबीएफसी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा। किससे? आरबीआई से COR प्राप्त करना होगा, और मिनिमम नेट ओन फंड जो है मेंटेन करना होगा, जो कि 2 करोड़ रुपए है। उसके बाद में डिपॉजिट
लेने वाली जो एनबीएफसी हैं उनके लिए कहा गया कि आपको अपने एसेट का सर्टेन परसेंटेज अनइनकम्बरेटेड अप्रूव्ड सिक्योरिटी के तौर पर मेंटेन करना होगा। उसके बाद में जितनी भी एनबीएफसी हैं उनको एक फ़ंड बनाने की सलाह दी गई कि उन्हें एक रिजर्व फंड बनाना होगा जिसमें वो अपने प्रॉफिट का नॉट लेस देन 20% हर साल ट्रांसफ़र किया करेंगे। इसके अलावा आरबीआई को पावर मिल चुकी है कि वो पॉलिसी बना सकते हैं एनबीएफसी के लिए कि इनकम रिकग्निशन कैसे होगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह क्या फॉलो करने हैं। साथ ही साथ में आरबीआई को और भी पावर दी गई कि अब वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, गाइडलाइन दिशा निर्देश इशू कर सकते हैं कि जो एनबीएफसी अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेगी, क्या प्रोफार्मा रहने वाला है, क्या क्या डेटा उसमें होने वाला है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, लायबिलिटी को कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई एम्पावर की गई है ताकि स्पेशल ऑडिट कर सके एनबीएफसी की। तो ये कुछ सर्टेन पावर्स जो है आरबीआई को रिसीव हुई जब ये अमेंडमेंट किया गया। तो ठीक है, बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी की। तो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी में हमने देखा कि बहुत टाइप के एनबीएफसी होते हैं, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें डिस्कस करना है। पहला डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की बात करेंगे, एनबीएफसी डी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एनबीएफसीज आर अलाउड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू पब्लिक डिपॉजिट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ। यानी कि जो एफडी वगैरह होगी वो मिनिमम 12 महीनों के लिए एनबीएफसी में की जा सकती है और मैक्सिमम 60 महीने के लिए यानी 5 साल के लिए की जा सकती है। बैंकों में जो है क्या सीन है, ये तो एनबीएफसी की बात होगी। अगर बैंक में कहें तो वहाँ पर डिपॉजिट मिनिमम कितने दिन के लिए हम डिपॉजिट लेते हैं, मिनिमम फ्रेंड्स 7 दिन के लिए। बैंकों में एफडी मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम कितने दिन के लिए होती है, 120 मंथ के लिए, 120 मंथ यानी 10 साल के लिए होती है। आपके प्रमोशन वगैरह के एग्जाम में पूछ सकते हैं। इवन पीपीबी के पेपर में भी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिनिमम कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए और मैक्सिमम कितने समय के लिए, 5 साल के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड। मतलब रीपेबल ऑन डिमांड जैसे मतलब मैं यहाँ पर एफडी कहा, मैंने कहा कि एफडी करवा सकते हैं, आरडी करवा सकते हैं मिनिमम 12 महीने में, मैक्सिमम 60 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पेबल ऑन डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट इनसे हटा दिया गया। ऑन डिमांड का मतलब है कि जब चाहे कस्टमर तब पैसे निकाल सके, तो ये चीज़ नहीं अलाउ है इनके लिए। ओके, एनबीएफसी कैन नॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द सीलिंग रेट। यानी कि जितना अधिकतम रेट सेट किया गया है आरबीआई द्वारा, उससे ज़्यादा का रेट, इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं कर सकते अपने एफडी पर, जो कि प्रेजेंटली 12.5% पर सेट किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई कहता है कि मैक्सिमम 12.5% के इंटरेस्ट दिया सकता है एफडी पे। बैंक हार्डली 7-7.5% ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम एनबीएफसी की लिमिट 12.5% की है, इससे ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता है। इंटरेस्ट में बी पेड आर कंप्यूटेड एट रेस्ट नॉट शॉर्टर देन मंथली रेस्ट। मतलब इनका कहने का है कि अगर वो कंपाउंडिंग करनी है तो कम से कम मंथली बेसिस पर करनी होगी, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती। कम से कम मंथली बेसिस पर कंपाउंडिंग होनी चाहिए, यानी एक महीने में जो इंटरेस्ट मिला उस पर फिर इंटरेस्ट मिलने लगे, ऐसा किया जा सकता है। एनबीएफसी कैन नॉट ऑफर गिफ्ट, इंसेंटिव और एनी अदर एडिशनल बेनिफिट टू द डिपॉजिटर। एनबीएफसी अपने कस्टमर को किसी तरीके का गिफ्ट या इंसेंटिव नहीं ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, एनबीएफसी को चाहिए, NBFC should have minimum investment grade credit rating and they may get their company rated by any of the 6 rating agency जिनके नाम ये दिए हुए हैं। मतलब कहने का कि जो चूँकि एनबीएफसी एक कंपनी है, बैंक नहीं है, तो ऐसे में इनकी जो क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग होनी ही चाहिए। अगर उससे कम है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउ किया जाएगा, एफडी वगैरह नहीं बनवा सकते। ठीक है, और ये क्रेडिट रेटिंग कहाँ से करवानी, तो 6 क्रेडिट रेटिंग CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जिसमें क्रिसिल, केयर, इकरा, फिटेक रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और समीरा। ये 6 एजेंसी हैं जहाँ से अपनी क्रेडिट रेटिंग कर सकते हैं। द डिपॉजिट विद एनबीएफसी आर नॉट इंश्योर्ड। ध्यान दें इस बात को, मतलब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऐसी ही बातों के पूछे जाएंगे कि जैसे बैंकों में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, DICGC से मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, हाँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन से करके होता है, तो उसमें बैंकों में जो पैसे जमा किए जाते हैं वो 5 लाख रुपए तक DICGA द्वारा, है ना, DICGA होता है आई थिंक। तो जो हमारा बैंकों का पैसा होता है वो DICGC द्वारा जो है 5 लाख रुपए तक जो है वो
इंश्योर्ड रहता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC द्वारा 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहता है, लेकिन NBFC के साथ जो पैसा होता है वो गारंटीड या इंश्योर्ड नहीं रहता है। द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बाई NBFC नॉट गारंटीड बाई RBI। ध्यान दें, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लो आपने NBFC में पैसा लगा दिया, पैसा अपने FD करवा दिया, तो यहाँ RBI कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि हम तुम्हारा पैसा जरूर वापस करेंगे। बैंकों में है, बैंक में 5 लाख रुपए तक की गारंटी RBI आपको देता है कि भाई DICGC आपको 5 लाख रुपए तक जरूर देगा, भले ही खाते में 15 करोड़ हो 20 करोड़ से मतलब नहीं है, लेकिन 5 लाख आपके इंश्योर्ड है। यहाँ पर NBFC के केस में ऐसा कोई बात नहीं है। ओनली दोज NBFC which the RBI had given a specific authorization and have an investment grade rating are allowed to accept hold public deposit to a limit of 1.5% of its net own fund। ठीक है, केवल कुछ विशेष NBFC जिनको RBI ने अलाउ कर रखा है, साथ ही साथ में उनके पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग है, तो वो अपना जितना भी NOF है, नेट ओन फंड जो है, मान लो 100 करोड़ का है, तो वो अपने इसका जो है 1.5 टाइम्स यानी कि 150 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट और होल्ड कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड जो है बात किसकी। फिर अगला आ जाएगा दूसरा। तो ये हमारी बातें किसके बारे में हो गई फ्रेंड्स, डिपॉजिट टेकिंग NBFCs के बारे में हमने यहाँ पर बात की। डिपॉजिट टेकिंग NBFC में NBFC को मिनिमम कितने समय के लिए FD करवा सकते हैं, 12 महीने, मैक्सिमम कितने समय के लिए करवा सकते हैं, 60 महीने के लिए करवाया जा सकता है। ओके, उसके बाद में NBFC को पेबल ऑन डिमांड, NBFC मतलब डिपॉजिट टेकिंग NBFC की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, जनरल NBFC की नहीं। ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग वाली की बात कर रहा हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते पेबल ऑन डिमांड वाली डिपॉजिट को। NBFC जो है इंटरेस्ट रेट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं ऑफर कर सकते हैं, जो कि RBI द्वारा समय समय पर सेट किया जाता है। मौके पर 12.5% की लिमिट लगाई हुई है। ठीक है, जो इंटरेस्ट पे करेगी NBFC वो जो है मंथली कंपाउंडिंग से मिनिमम मंथली कंपाउंडिंग से, तो उससे नीचे नहीं उतरा जा सकता है। NBFC गिफ्ट और इंसेंटिव नहीं दे सकती है। उसके अलावा NBFC को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग मिलनी चाहिए, और उसके बाद में 6 रेटिंग एजेंसीज उनको रेटिंग करवानी होती है, क्रिसिल, केयर, इकरा, फिच, उसके बाद में ब्रिक वर्क हो गया और समीरा। ठीक है, इन 6 में से किसी से भी अपनी रेटिंग करवा सकते हैं। जो NBFC में पैसा जमा किया जाता है उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ होता है। RBI किसी भी तरीके की गारंटी नहीं देता है डिपॉजिटर को कि तुमने पैसा डिपॉजिट किया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ NBFC जिनको RBI अलाउ करता है और जिनके पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग होती है, वो अपने नेट ओन फंड का 1.5 गुना तक पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, अब आ जाती है बात फ्रेंड्स हमारी AFC की। ये दूसरी है, पहली जो थी वो लाइबिलिटी बेस्ड थी, ये एक्टिविटी बेस्ड है। किस पर आधारित है फ्रेंड्स, एक्टिविटी बेस्ड है। एसेट फाइनेंस कंपनी AFC, एसेट फाइनेंस कंपनी। एन AFC एसेट फाइनेंस कंपनी इज ए कंपनी हुई इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस, यानी मुख्य बिजनेस के तौर पर द फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट सपोर्टिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे सच एज ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर, जनरेटर सेट, अर्थ मूविंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मतलब कहने का एसेट फाइनेंस कंपनी का मतलब हुआ ऐसी कंपनी जो NBFC है और एसेट को फाइनेंस देती है। एसेट खरीदना है तो उसके लिए लोन देती है, बेसिकली यही है। जैसे आपको एसेट में कार खरीदनी है, ऑटोमोबाइल्स, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, आपको जनरेटर खरीदना है, आपको अर्थ मूविंग मतलब ये जो JCB वगैरह आते हैं वो सब चीज़ें लेनी है, मटेरियल हैंडल करने की कोई इक्विपमेंट खरीदना है, एसेट आपको परचेज करना है, एसेट फाइनेंस कंपनी इज देयर। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिजिकल एसेट्स को परचेज करने के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं एसेट फाइनेंस कंपनी वाले। ठीक है, फिर आ जाता है लोन कंपनी। लोन कंपनी नाम से पता चल रहा है कि लोन देने का काम करते हैं, सिंपल है ना। लोन कंपनी मीन्स एनी कंपनी which इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस। प्रिंसिपल बिजनेस मतलब मुख्य काम। ये और भी काम कर सकते हैं लेकिन मुख्य काम ये होता है फ्रेंड्स, और भी काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो कि मेरा काम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं CIB पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुख्य काम मेरा वो है, मेरा प्रिंसिपल बिजनेस क्या है CIB, लेकिन मैं JIB भी पढ़ा रहा हूँ, सर्टिफिकेशन कोर्स की भी तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रिंसिपल बिजनेस मतलब मुख्य काम होता है ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और इसका मुख्य काम हो द एक्टिविटी ऑफ providing of finance whether by making loans or advances but does not include an asset finance company। तो ऐसी कंपनी जिसका मुख्य एक्टिविटी होता है फाइनेंस देना, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करना लोन और एडवांसेस के माध्यम से, लेकिन ये एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी एसेट के लिए लोन ना दे रही हो, एसेट के लिए लोन ना दे रही हो। बाकी अगर लोन बांटने वाली कंपनी है तो ऐसी कंपनियों को फ्रेंड्स लोन कंपनी कहा जाता है। ठीक है,
एसेट के लिए लोन ना दे, बाकी अगर लोन बांटते हैं तो ऐसी कंपनियों को एसेट फाइनेंस कंपनी कहा जाता है। फिर आता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, CIC, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC। CIC इज एन NBFC कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ये इन्वेस्टमेंट की कंपनी है सर। इसका मुख्य काम क्या है? इन्वेस्ट करना, पैसे लगाना, कहीं पर इन्वेस्ट करना। इसीलिए ये क्या करते हैं? शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। यहाँ पर सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इस CIC की कुछ खासियत होती हैं, जैसे इट होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ इट्स टोटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट आर लोन इन ग्रुप कंपनीज। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जितना भी जो है एसेट है इनके पास, टोटल जितना टोटल एसेट है उसका 90% जो है इनको होल्ड करना होगा, चाहे वो उन्होंने इक्विटी शेयर खरीद रखे हों, चाहे प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे हों, चाहे कर्ज ले रखा हो या लोन दे रखा हो, जो भी हो, इस तरीके से इनका 90% शेयर होना चाहिए। इट्स इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट कंपल्सरली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर विद इन अ ग्रुप not exceeding 10 year from the date of issue in group companies constitute not less than 60% of its total asset। तो इन्वेस्टमेंट अगर इसने किया हुआ है CIC ने इक्विटी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, इन ग्रुप कंपनीज, अगर कई कंपनियां हैं एक ग्रुप में, तो उसका जो जिस पर्टिकुलर CIC की हम बात कर रहे हैं उसका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नॉट लेस देन 60% ऑफ इट्स टोटल एसेट होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब इस बात का? जैसे देखो यहाँ पर कहा गया कि टोटल एसेट का 90% आपको इन्वेस्ट करना होगा इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, डेट में, लोन में, यहाँ पे। तो ये नीचे वाली लाइन कहती है कि इसमें से 60% यानी कि 100% में से 60% तो तुम्हें अकेले इसमें इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना होगा। पूरा मिला के 90% है, लेकिन 60% तो इसी में, बाकी प्रेफरेंस शेयर, डेट और इन सब में 30% आप कर सकते हो। यही बात यहाँ पर नीचे इसने कही हुई है। फिर है इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर, डेट आर लोन्स इन ग्रुप कंपनी एक्सेप्ट थ्रू ब्लॉक सेल फॉर द पर्पज ऑफ डायल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि इट डज नॉट ट्रेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डेट आर लोन। मतलब कहने का जो भी शेयर है, कर्जा है, लोन है, डेट है, इन सब चीज़ों में ट्रेड नहीं कर सकते, खरीद बेच नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट किया है, देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक बार पैसा एक बार ज़मीन खरीद ली, उसको होल्ड कर दिया, अब वो 10 साल 50 साल पड़ी हुई है, दैट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और ट्रेड का मतलब ज़मीन खरीदी 15 दिन बाद बेच दी, दूसरी खरीदी 10 दिन बाद बेच दी, तो वो ट्रेड हो गया। तो बोल रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया है तुमने शेयर में, डेट में, लोन में, प्रेफरेंस शेयर में, उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, होल्ड करके रखो, दैट इज ओके। और ट्रेड करना है तो कब कर सकते हो? जब डाइल्यूशन करना है या डिसइन्वेस्टमेंट करना है, जब आपको अपनी कंपनी से मतलब ओनरशिप घटानी है, डाइल्यूशन करना है, या पैसे डिसइन्वेस्ट करने हैं, बेच करके सामान ले, मतलब जो है पैसे चाहिए। जैसे PSUज में भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, वो अपनी हिस्सेदारी घटाती है, बदले में जैसे 2000 करोड़ रुपए लिए और बदले में जो है 10% राइट्स घटा दिए, तो डिसइन्वेस्टमेंट के केस में ट्रेड कह सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली ट्रेड अलाउ नहीं है। और ये जो CIC होते हैं, इनका एसेट साइज जो है 100 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए, और ये पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनकी ये भी खासियत होती है। ठीक, पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, 100 करोड़ या उससे ऊपर का एसेट साइज होना चाहिए। तो CIC के बारे में हमने यहाँ पर बात की फ्रेंड, जो है क्या, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इनका काम क्या है? कोर, मुख्य रूप से ये इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं। इनका काम होता है शेयर्स और सिक्योरिटीज इनमें इन्वेस्ट करना, एक्विजिशन करना। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है, वो ये है कि जो भी जितना इनका टोटल एसेट है उसका 90% इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, डेट और लोन्स में लगा हुआ होना चाहिए, और उसमें से भी 60% जो है लगा हुआ होना चाहिए। मतलब 100% का 60% केवल इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में ये कंपनियां ट्रेड नहीं कर सकती हैं, किसमें? जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है शेयर, डेट और लोन और प्रेफरेंस शेयर में, उसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ज़रूरत है कि डाइल्यूशन करना है, वो ओनरशिप घटानी है, डिसइन्वेस्टमेंट करना, उस केस में आप इसे बेच सकते हैं। अदरवाइज जो इन्वेस्ट किया है उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। एसेट का साइज CIC का 100 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए, और ये पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर आ जाती है फ्रेंड्स हमारी अगली कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, IFC। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, IFC। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की क्या खासियत होती है सर? एन IFC इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी which deploy at least 75% इज टोटल एसेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ठीक है, देखो अब इसी से बात क्लियर हो जाती है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कंपनी है जैसे वो
एसेट फाइनेंस कंपनी थी उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इनका जो लोन होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सड़कें हो गई, है ना, सड़कें हो गई आपकी, डैम हो गए, पावर हाउस हो गए, ये सब चीज़ें जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन हो गई, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ओके, तो इसमें जो लोन दिया जाएगा टोटल एसेट का 75% जो है इनको कम से कम 75% इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन के रूप में देना होगा। बाकी का 25% और जगहों पर दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 75% आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के तौर पर देना होगा। मिनिमम नेट ओन फंड जो है कितना होना चाहिए, 300 करोड़ रुपए का होना चाहिए इनके लिए। एनओएफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए एनओएफ कितना है, 300 करोड़ मिनिमम है। ओके, एंड हैज़ अ मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ऑफ AR इक्विवेलेंट एंड अ कैपिटल ऑफ रिस्क वेट एसेट रेशियो 15%। ठीक है, इनके लिए कहा गया है कि CRAR 15% का मेंटेन करना होगा, कम से कम 15% का मेंटेन करना होगा। क्रेडिट रेटिंग A या उसके आसपास की होनी चाहिए। मिनिमम नेट ओन फंड जो है इनका 300 करोड़ रुपए का होना चाहिए, और जितना भी टोटल एसेट है उसका 75% जो है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के तौर पर देना होगा। ठीक है, तो ये मतलब जो है इनकी खासियत हो गई। फिर आ जाती है हमारी अगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, IDF NBFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी। IDF NBFC is a company registered as NBFC to facilitate the flow of long term debt into infrastructure project। इनका काम होता है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ही लोन देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डेट कर्जा देते हैं। IDF NBFC यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC रेज रिसोर्सेज थ्रू इशू ऑफ रूपी और डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ मिनिमम 5 ईयर मेच्योरिटी। तो ये पैसे कहाँ से NBFC अरेंज करती है लोन देने के लिए, तो ये पैसे अरेंज करते हैं रूपी या डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड इशू किए जाते हैं जिनकी मिनिमम मेच्योरिटी 5 साल की होती है। उस बॉन्ड को लोग खरीदते हैं, बदले में इनको पैसे मिलते हैं, जो पैसे मिलते हैं उसको ये फर्दर लोन में बांटते हैं। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कैन स्पॉन्सर IDF NBFC, यानी कि इनका स्पॉन्सर कौन हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो। इससे पहले वाली जो है NBFC हमने पढ़ी थी, है ना, IFC जो होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो होती हैं, वही स्पॉन्सर बन सकती हैं किसी IDF NBFC की। स्पॉन्सर का मतलब जैसे RRB में PNB वगैरह स्पॉन्सर बैंक का काम करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये फंडा चलता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई फ्रेंड, 6 तरीके की NBFC की हमने यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, टाइप ऑफ NBFC में मैंने आपको लगभग बता दिया था। NBFC में पहला है डिपॉजिट टेकिंग NBFC, मिनिमम 12 महीने के लिए डिपॉजिट लेते हैं, मैक्सिमम 60 मंथ के लिए। FD या RD ही ले सकते हैं, ये पेबल ऑन डिमांड वाले नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में NBFC इंटरेस्ट रेट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकता है, जो कंपाउंडिंग होगी वो मिनिमम मंथली हो सकती है, उससे नीचे नहीं हो सकती है। NBFC गिफ्ट या जो है इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं। NBFC के पास में इन्वेस्टमेंट ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, और 6 कंपनियां इनको रेट कर सकती हैं, क्रिसिल, केयर, इकरा, फिच, उसके बाद में ब्रिकवर्क और समीरा। ठीक है, उसके बाद में NBFC का जो डिपॉजिट होता है सिक्योर्ड नहीं रहता है, यानी कि कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है, RBI कोई गारंटी नहीं देता है, और कुछ जो NBFC है जिनको अलाउ कर रखा है RBI ने, और साथ ही साथ उनके पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग होती है, वो जो है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, कितना, जितना भी उनका नेट ओन फंड है उसका 1.5 गुना। फिर आती है सर एसेट फाइनेंस कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी वो कंपनी होती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फिजिकल एसेट को जो है फिजिकल एसेट को फाइनेंस देते हैं, जैसे आपका ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, जनरेटर, है ना, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, JCB वगैरह, इन सब के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एसेट फाइनेंस, एसेट के लिए फाइनेंस करती हैं। लोन कंपनी वो कंपनी होती है जो लोन देती है लेकिन एसेट को नहीं देती। एसेट फाइनेंस कंपनी के अलावा बाकी जो लोन बांटती है, ऐसी कंपनियों को लोन कंपनी कहता है। बांटती ये लोन ही है, इसीलिए लोन कहा जाता है। NBFC है, लोन दे रही हैं, लेकिन एसेट के लिए नहीं, अदर काम के लिए लोन दे रही हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC क्या होती है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जिसका काम होता है इन्वेस्टमेंट करना, शेयर और सिक्योरिटीज़ को एक्वायर करना, इन्वेस्ट करना और पैसे कमाना। ठीक है, उसके बाद में इनकी खासियत क्या होती है, जितना भी टोटल एसेट है उसका 90% इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, डेट में, लोन में। ठीक है, और इसमें भी इक्विटी शेयर में 60% इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, यही बात यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। उसके बाद में जो भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर में, लोन में, डेट में, उसको ये ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड की मनाही होती है, अनटिल अनलेस उन्हें डाइल्यूशन या डिसइन्वेस्टमेंट ना करना हो। एसेट का साइज कितना होना चाहिए CIC का?
100 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए, और ये पब्लिक फंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, मना ही नहीं है। IFSC हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती है जो अपनी टोटल एसेट का 75% जो है लोन के तौर पर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए 75% कर्जा इनको बांटना पड़ता है। इनका मिनिमम नेट ओन फंड जो है 300 करोड़ का होना चाहिए, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग ए होनी चाहिए, और CRAR जो है 15% का होना चाहिए। इसकी ये याद रखिएगा, जो भी रेड में है दे कैन आस्क, ओके। तो नेट ओन फंड कितना होना चाहिए IFSC का? 300 करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए, CRAR 15% का होना चाहिए, और क्रेडिट रेटिंग ए की होनी चाहिए, और टोटल एसेट का 75% जो है कम से कम इन्हें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के तौर पर देना होता है। यही जो IFSC है आगे यही स्पॉन्सर बनती है किसकी? IDF का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी। क्या फ़र्क आ जाएगा? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन देती हैं, ये भी देती है, लेकिन ये क्या करती है? कर्जा लॉन्ग टर्म के लिए देती है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए कर्जे देती हैं। इनके लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा जिक्र नहीं है, ओके। तो ये जो IDF होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी जो होती हैं, वो कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं NBFC के तौर पर, और लॉन्ग टर्म कर्जे देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। लॉन्ग टर्म कर्जे देती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। IDF जो होता है वो रिसोर्सेज, पैसे कहाँ से अरेंज करते हैं ये? तो ये रुपये या डॉलर में बॉन्ड इशू करते हैं, जिनकी मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का ये रखते हैं, और उसी से ये पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर कर्जे के तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो है इनकी स्पॉन्सर कंपनी हो सकती है, ओके। तो इतनी बातें हमने देख ली थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा था फ्रेंड वो NBFC MFI पर पूछा जाता है, NBFC MFI पर। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। NBFC MFI is a non-deposit taking NBFC having not less than 75% its asset in the nature of qualifying asset which satisfied the following criteria। तो NBFC MFI एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होती है। पहली बात, नॉन डिपॉजिट टेकिंग यानी जनता से डिपॉजिट नहीं लेती हैं। हैविंग नॉट लेस देन 75% ऑफ इट्स एसेट इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, और इसके जितने भी एसेट होते हैं उसमें से 75% एसेट क्वालिफाइंग एसेट होते हैं। मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 5 करोड़ रुपए का इनका होना चाहिए। मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए MFI का? ये सारी बातें जो फ्रेंड्स रेड में लिखी हुई हैं ये पूछी जाती हैं। मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए MFI का? तो सर 5 करोड़ होना चाहिए। फॉर NBFC जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर रजिस्टर्ड है तो उनके लिए ये 2 करोड़ रुपए का नेट ओन फंड होता है। NBFC MFI के लिए नेट ओन फंड कितना है? 5 करोड़। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, मेघालय मिजोरम वगैरह, तो वहाँ 2 करोड़ रुपए की लिमिट होती है NOF की। नॉट लेस देन 75% ऑफ इस टोटल एसेट आर इन द नेचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन एज डिफाइंड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है आपका जून 2025 में पूछा हुआ है। उसमें यही पूछा था कि जो NBFC MFI होती हैं उनको अपने टोटल एसेट का कितना % जो है माइक्रो फाइनेंस लोन के तौर पर मेंटेन करना होता है। तो नॉट लेस देन 75%, नॉट लेस देन यानी 75% से ज़्यादा ही मेंटेन करना पड़ता है माइक्रो फाइनेंस लोन के तौर पर। माइक्रो फाइनेंस लोन के तौर पर NBFC MFI शुड बी रजिस्टर्ड विद द RBI अंडर द प्रोविजन ऑफ RBI एक्ट 1934 एंड हैविंग एसेट साइज ऑफ ₹500 करोड़ एंड अबव। NBFC MFI कहाँ रजिस्टर्ड होंगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होंगी, और इनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए। 500 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए। अब यहाँ पर था ये बात थी कि भाई जो है जो भी लोन हो उसका कम से कम 75% माइक्रो फाइनेंस लोन होना चाहिए। तो सवाल यह है कि माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है? तो ये है फ्रेंड्स माइक्रो फाइनेंस लोन किसे कहते हैं? माइक्रो फाइनेंस लोन की डेफिनेशन, अ कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल फ्री यानी कि मतलब किसी तरीके कोई बंधक नहीं है, कुछ भी व्यक्ति को कुछ भी बैंक के पास में गिरवी रखने की जरूरत नहीं। कोलेटरल फ्री लोन होता है गिवन टू अ हाउस होल्ड हैविंग एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, किसी हाउस होल्ड को 3 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री अगर लोन दिया जाता है फ्रेंड तो उसे माइक्रो फाइनेंस लोन कहते हैं। हाउस होल्ड का मतलब होता है, हाउस होल्ड सेल मीन्स एक व्यक्ति की फैमिली जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है और उनके अनमैरिड बच्चे हैं। ठीक है, 3 लाख तक का लोन नहीं, 3 लाख रुपए तक की इनकम, हैविंग एनुअल इनकम। ठीक है, तो सवाल यह है कि माइक्रो फाइनेंस लोन किसे कहेंगे? तो माइक्रो फाइनेंस लोन
अगर किसी फैमिली को कोलेटरल फ्री लोन दिया जाए जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए की हो, कितनी, हाउस होल्ड इनकम अप टू 3 लाख रुपए की हो सालाना, तो उसको जो लोन दिया जाएगा उसे माइक्रो फाइनेंस लोन माना जाएगा। और हाउस होल्ड में सब जोड़ लिए जाते हैं, हस्बैंड भी जोड़ लिया जाएगा, उसकी इनकम, वाइफ की भी इनकम, और ऐसे बच्चे जिनकी शादी नहीं उनकी इनकम को भी जोड़ लिया जाता है। सारी इनकम को जोड़ करके 3 लाख रुपए अगर सालाना की इनकम हो रही है, अप टू 3 लाख हो रही है, तो ऐसे लोगों को जो भी लोन दिया जाएगा फ्रेंड्स उसे माइक्रो फाइनेंस लोन कहा जाता है। द लोन शैल नॉट बी लिंक्ड विद द लियन ऑन द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ द बारोअर। जो भी लोन दिया जाएगा, जो लोन दिया जा रहा है कस्टमर को, उस पर बारोअर का जो पैसा जमा है उस पर लियन नहीं मार्क किया जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये हो कि कस्टमर ने जो भी अपने खाते में पैसा जमा कर रखा है उस पर लियन नहीं मार्क किया जाता है। लियन का क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट समझते ही होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एफडी है किसी कस्टमर की 10 लाख रुपए की, इस 10 लाख रुपए की एफडी पर उसने मान लीजिए 6 लाख रुपए का लोन ले लिया आपसे आकर के, ठीक है। बाद में कस्टमर आता है और लोन अपना चलने देता है और आपसे बोलता है कि मेरी 10 लाख की एफडी है और इसको मैच्योर हो गई, आप मुझे दे दीजिए। आप क्या करते हैं, 10 लाख रुपए की एफडी उठा करके मैच्योर हो गई, मान लीजिए 12 लाख की हुई तो 12 लाख हमने कस्टमर को दे दिया, लेकिन लोन तो पड़ा रहा और 6 लाख का, और जो जिसके आधार पर आपने लोन दिया था 10 लाख के दम पर वो भी चला गया 12 लाख बन करके, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक क्या करता है, इस 10 लाख की एफडी पर एक लियन मार्क कर दिया जाएगा, लियन मार्क कर दिया जाता है। लियन मार्क करने मतलब इसको बंधक बना दिया गया। अब जब भी तुम 10 लाख की एफडी तोड़ने जाओगे, मैच्योर करने जाओगे, तुरंत ही एक मैसेज पॉपअप होगा, एक जानकारी आएगी कि भैया इस पे 6 लाख का लोन है। तब आप कस्टमर से बोलो भैया पहले 6 लाख का लोन भरो, तब जाके 10 लाख की एफडी टूटेगी। ये होता है फंडा लियन मार्क का, ठीक है। लियन का कॉन्सेप्ट ये होता है। अगर लियन ना होता तो 10 लाख की एफडी तोड़वा करके चला गया होता और आपका लोन पड़ा रह जाता है। दैट इज द फंडा हियर, ओके। तो वही बोल रहा है कि कस्टमर के खाते में जो भी पैसा है उस पर लियन नहीं मार्क करना है, कि ये नहीं कि मतलब 3 लाख तक की इनकम वाले लोगों को हमने लोन दिया है मान लो 10 लाख का, और उसके खाते में मान लो 2 लाख रुपए जमा हैं, तो अब ये नहीं कि उसको खाते से पैसे ही नहीं निकालने देंगे, पहले 10 लाख का लोन भरो तब 2 लाख रुपए निकालने देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो हमने देखा ये NBFC MFI के बारे में। NBFC MFI जो होती हैं, पहला ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होती हैं, ठीक है। और इनका जो भी एसेट है उसमें से 75% जो भी जितना भी लोन इन्होंने दे रखा है उसमें 75% क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब यही है फ्रेंड, जो है आपका माइक्रो फाइनेंस लोन से है, माइक्रो फाइनेंस लोन से है। फिर इनके लिए MFI के लिए जो नेट ओन फंड होता है वो मिनिमम 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए, और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन का है तो 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए। जो भी टोटल एसेट हैं उसमें से कम 75% उनको माइक्रो फाइनेंस लोन के तौर पर देना होता है। एसेट साइज जो है 500 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए MFI के लिए। माइक्रो फाइनेंस लोन वो लोन होता है जिसमें एक परिवार को जिसकी इनकम अधिकतम 3 लाख रुपए तक है उसको लोन दिया गया हो, तो उसे हम माइक्रो फाइनेंस लोन बनेंगे। और जो आपका परिवार है उसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, मान लो 3 बच्चे हैं, 2 की शादी हो गई तो उनको छोड़ के बाकी जो बच्चा नहीं शादी है उसकी इनकम जोड़ के अगर 3 लाख रुपए तक की इनकम बनती है तो ऐसे लोगों को अगर लोन दिया जाएगा कोलेटरल फ्री वो भी, तो फ्रेंड्स उसे माइक्रो फाइनेंस लोन कहते हैं। और इसमें जो भी कस्टमर के खाते में डिपॉजिट पैसा है उस पर लियन लगाने की आज़ादी नहीं होती है, लियन आप नहीं मार्क कर सकते हैं। NBFC फैक्टर, NBFC फैक्टर, फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग सर्विसेज होती हैं फ्रेंड्स, ओके। फैक्टरिंग फॉरफिटिंग क्या होता है, थोड़ा डिटेल का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हल्का सा समझते हैं। फैक्टरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति A है, ठीक है, उसने जो है एक व्यक्ति A है, उसने B को मान लो 50 लाख रुपए का लोन दे रखा है, ठीक है, या 50 लाख रुपए का सामान दे रखा है। बदले में B ने A को 50 लाख रुपए कैश देने हैं। यहाँ 50 लाख का सामान गया, बदले में 50 लाख रुपए कैश देना है, ठीक है। लेकिन B ने कहा है कि मैं ये 12 महीने बाद दूंगा, 12 महीने बाद आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब A ने सामान पहुँचा दिया, मान लो कार वगैरह भेज दी, और 50 लाख रुपए B ने 12 महीने बाद देना है क्योंकि ऐसा उनका एग्रीमेंट है। अब A सोचता है कि यार मैं 12 महीने वेट करूंगा, उससे अच्छा अगर ये 50 लाख मुझे अभी मिल जाते तो मैं कुछ और बिजनेस कर लेता, कुछ और काम कर लेता, एक आधी कार और खरीद लाता। तो ऐसे में A क्या करेगा, A चला जाएगा बैंक के पास में और बैंक से बोलेगा देखो ऐसा है ना कि मेरे पास में ये 50 लाख रुपए की एक रसीद है जो B ने मुझको देना है, 50 लाख रुपए मुझे 12 महीने बाद देगा। आप ऐसा करो, मुझे कुछ पैसे अभी, मुझे इस रसीद के बदले में कुछ पैसे दे दो, ठीक है, और मैं अपना काम शुरू कर दूं, तुम 50 लाख 12 महीने बाद वसूल लेना। तो बैंक बोलेगा
ऐसे मतलब क्या मेरा स्क्रू ढीला है, मैं क्यों दे दूँ तुमको? तो बोलता है कि भाई थोड़ा नुकसान सह लूँगा। तो बोला ठीक है चलो नुकसान सहोगे। तो बैंक ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम 45 लाख रुपए तुम्हें दे देते हैं, 45 लाख रुपए तुम्हें दे देते हैं। अब आज से 12 महीने बाद मैं 50 लाख रुपए बी से ले लूँगा, ठीक है। तो 45 लाख रुपए कस्टमर को मिले, ए को कितना मिल गया? 45 लाख। अब सोचने वाली बात है कि क्या ए एक्सेप्ट करेगा? हाँ कर लेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 12 महीने बाद 50 लाख आना है, 1 साल बाद। 45 लाख रुपए का ले करके अगर वो सामान खरीदेगा बेचेगा तो उसको फायदा वो कमा सकता है। तो इसलिए ए 45 लाख खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बैंक स्वीकार करेगा? हाँ बैंक भी एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको 5 लाख रुपए का फायदा है इसमें। 12 महीने बाद 5 लाख रुपए और मिल जाएंगे उसको, 50 लाख रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब सारी पार्टियां कहीं ना कहीं हैप्पी सिचुएशन में होती है। तो यहाँ बैंक ने जो काम किया फ्रेंड्स, ये फैक्टर का काम किया। फैक्टरिंग फॉरफिटिंग यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये फैक्टर का काम किया, ठीक है। बस इतना ही फंडा है बेसिक सा, बाकी डिटेल में CIB में होगा या फिर इसी मतलब GIB के सिलेबस में होगा तो हम डिटेल में चर्चा करें। यहाँ के रेफरेंस के लिए इतना काम समझ में आ जाता है NBFC फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो NBFC फैक्टर इज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC इंगेज इन द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग। इसका मुख्य काम ही फैक्टरिंग का है। अब आपको समझ में आ रहा हो फैक्टरिंग का मतलब क्या है, ठीक है। वो वही बिल खरीदेंगे, सस्ते में खरीदेंगे और बाद में पैसा वसूलेंगे। द फाइनेंशियल एसेट इन द फैक्टरिंग बिजनेस शुड कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट एंड इट्स इनकम ड्राइव फ्रॉम द फैक्टरिंग बिजनेस शुड नॉट बी लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। मतलब NBFC फैक्टर अगर हो तो क्राइटेरिया ये है कि तुम्हारे पास जितना भी एसेट होना चाहिए उसमें 50% जो है एसेट किससे रिलेटेड होना चाहिए? फैक्टरिंग बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। और अगर आप जो है फैक्टरिंग का बिजनेस कर रहे हो तो जो भी इनकम होनी चाहिए, जितनी भी आपकी टोटल इनकम है उसमें से कम 50% की इनकम फैक्टरिंग से होनी चाहिए। क्या कहना क्या चाहता है सर? कहना ये चाहता है NBFC फैक्टर तो जरूर है, लेकिन अगर ये फैक्टरिंग के अलावा अगर लोन भी बांटना चाहे तो कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। मतलब समझे, इसने लोन भी दे रखा है, फैक्टरिंग की भी सर्विस दे रखी है। तो बस क्राइटेरिया ये है कि तुम्हें NBFC फैक्टर कहलाना है। तो जितना भी मान लो तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो कम से कम 50 रुपये की कमाई तुम्हारी फैक्टरिंग सर्विस से आनी चाहिए। बाकी के 50 रुपये तुम लोन बांट करके या जो भी और एक्टिविटी करके कर सकते हो वो करो, मनाही नहीं है। लेकिन कम से कम 50% कमाई तुम्हारी फैक्टरिंग की सर्विस से आनी चाहिए। जो भी तुम्हारे पास टोटल एसेट हो उसका 50% फैक्टरिंग से रिलेटेड हो। बस ये गाइडलाइन फॉलो करोगे तो तुमको NBFC फैक्टर माना जाएगा। अगर ना करो तो फिर NBFC फैक्टर नहीं माना जाएगा भाई, फिर तुम दूसरे तरीके के NBFC में चले जाओगे। बस ये बात हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है मॉर्गेज गारंटी कंपनी, MGC, मॉर्गेज गारंटी कंपनी। MGC are financial institution for which at least 90% of the business turnover is mortgage guarantee business, or at least 90% of the gross income is from mortgage guarantee business, ठीक है। which with net own fund of 100 crore at the time of commencement of the business which are reviewed for enhancement after 3 years। देखिए मतलब काम की बात ये करें कि मॉर्गेज गारंटी कंपनी मतलब होता है ऐसी कंपनी जो मॉर्गेज की गारंटी का काम करती है। मॉर्गेज मतलब वही जो हम लोग होम लोन वगैरह देते हैं तो मॉर्गेज रख लेते हैं अपने पास में, घर उसका बंधक रख लेते हैं। तो मॉर्गेज गारंटी बिजनेस जो होता है सर, मॉर्गेज गारंटी बिजनेस मतलब कहने का ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें टोटल जो एसेट है उसका एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस का टर्नओवर मॉर्गेज गारंटी से होना चाहिए, या टोटल जितनी भी इनकम होनी चाहिए ग्रॉस इनकम उसका कम से कम 90% जो है मॉर्गेज गारंटी के बिजनेस से आना चाहिए, ठीक है। नेट ओन फंड जो है 100 करोड़, नेट ओन फंड जो है 100 करोड़ होना चाहिए जब बिजनेस शुरू करे ये कंपनी, और जो है इसे हर 3 साल बाद रिव्यू किया जाता है, एवरी 3 ईयर से रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो मॉर्गेज गारंटी कंपनी एक NBFC होती है। इसे मॉर्गेज गारंटी कंपनी तभी कहेंगे जब उसका जो जितना भी टर्नओवर हो रहा है उसमें कम से कम 90% योगदान मॉर्गेज गारंटी वाले बिजनेस का हो, और जितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, ग्रॉस इनकम हो रही है उसका 90% जो है वो मॉर्गेज गारंटी के काम से आना चाहिए। इसका जो है नेट ओन फंड की लिमिट क्या है? 100 करोड़, कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, और इसे 3 साल बाद रिव्यू किया जाता है। फिर आ जाती है NBFC नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, NOFHC, NBFC नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। देखिए नॉन ऑपरेटिव हैं, ऑपरेट नहीं करती, फाइनेंशियल होल्डिंग करती हैं, फाइनेंस को होल्ड करती हैं, ठीक है। बस इनकी ये खासियत है। देखिए NOFHC आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच प्रमोटर ग्रुप्स आर परमिटेड टू सेटअप अ न्यू बैंक, ठीक है। यानी कि अगर नया बैंक सेटअप करना है तो उसके लिए NOFHC होना चाहिए,
नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए जो कि उस बैंक में फाइनेंस को होल्ड करेगी, मतलब उसकी ओनरशिप रखेगी। इट इज़ अ होली ओन नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी which hold the capital of the bank as well as the financial services company regulated by RBI or other financial sector regulator। तो मतलब ये नॉन ऑपरेटिव होती है, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होती है जो कि बैंक का कैपिटल होल्ड करके रखती है, मतलब ऐसे इन्वेस्टर टाइप के हो गए एक तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो होती है ऑपरेटिव नहीं होती, ये कोई कंपनी का काम नहीं करते हैं, नॉन ऑपरेटिव है, ठीक है। फाइनेंशियल होल्डिंग मतलब जो बैंक का फाइनेंस है, जो कैपिटल है उसको होल्ड करके रखती है, ये कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कैपिटल होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के बारे में। फिर आ जाता है लास्ट टॉपिक, शैडो बैंकिंग। तो हमने बात कर ली थी फ्रेंड्स यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने रिवीजन कर लिया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो रिवीजन तो हमने पहले ही किया है, पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, एनबीएफसी एमएफआई का। काम की बात करें तो एनबीएफसी एमएफआई में जितना भी टोटल एसेट है उसका नॉट लेस देन 75% जो है क्वालिफाइंग एसेट या फिर जो है माइक्रो फाइनेंस में दिया जाना चाहिए। नेट ओन फंड की लिमिट क्या है एमएफआई के लिए? 5 करोड़ रुपए की लिमिट होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की एनबीएफसी है तो 2 करोड़ रुपए की लिमिट यहाँ पर सेट की गई है। जितना भी लोन ये बांटेंगे, जितना भी इनका एसेट होगा, उसमें कम से कम 75% जो है माइक्रो फाइनेंस लोन होना चाहिए। एसेट साइज इनका जो है 500 करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है एमएफआई किसे कहते हैं? तो एमएफआई एक ऐसा मतलब एक ऐसे घर को लोन देना जिसकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए की सालाना हो, ठीक है। उनको लोन दिया जाए तो उसे कोलेटरल फ्री लोन दिया जाए तो उसे माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं। और हाउस होल्ड में हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चों सबकी इनकम जोड़ी जाती है। उसके बाद में फिर हमने देखा था एनबीएफसी फैक्टर, तो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका जो टोटल एसेट होना चाहिए उसमें से 50% जो है, कम से कम 50% फैक्टरिंग बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। और इनकम भी जो होनी चाहिए, ग्रॉस इनकम, उसमें 50% जो है इनकम उनकी फैक्टरिंग बिजनेस से आनी चाहिए। फिर हमने देखा मॉर्गेज गारंटी कंपनी। तो मॉर्गेज गारंटी कंपनी में नेट ओन फंड 100 करोड़ एंड अबव होना चाहिए, जो कि 3 साल बाद रिव्यू किया जाता है। और उसके बाद में जितना भी इनकी टर्नओवर है उसका कम से कम 90% जो है, एटलीस्ट 90% जो है मॉर्गेज गारंटी बिजनेस से आना चाहिए। और जो भी इनकम है उसका भी 90% कम से कम मॉर्गेज बिजनेस से आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है एनबीएफसी एनओएफएससी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होती है। तो ये ऑपरेट नहीं करती, बिजनेस नहीं करती, इनका काम होता है फाइनेंशियल होल्डिंग करने का। इनकी सहायता से बैंक सेटअप किए जाते हैं, नए बैंक सेटअप करने में मदद करती हैं और उसके कैपिटल को, पूंजी को ये होल्ड करके रखती हैं, ओके। फिर आता है फ्रेंड्स, ये हमारी कुल मिलाकर के 10 तरीके की जो है एनबीएफसी के टाइप्स थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं थोड़ा थोड़ा। अब आती है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग ना होकर के उसकी छाया, ठीक है। तो जो एनबीएफसी है वो बेसिकली क्या है? शैडो बैंकिंग ही है, बस इतना ही है। बाकी कहानी में पढ़ा दूंगा, पर फंडा यही है कि एनबीएफसी जो है शैडो बैंकिंग का काम करती है। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एफएसबी हैज डिफाइंड शैडो बैंकिंग एज क्रेडिट इंटरमीडिएशन इन्वॉल्विंग एंटिटीज एंड एक्टिविटीज फुल्ली और पार्शली आउटसाइड द रेगुलर बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए इंटरमीडिएट लोग होते हैं, संस्थाएं होती हैं, बैंकिंग की एक्टिविटी इनके द्वारा की जाती है, लेकिन रेगुलर बैंकिंग सिस्टम्स के बाहर में, बैंकिंग सिस्टम में नहीं। बैंकिंग की एक्टिविटी हो रही है, बैंकिंग का जो है काम किया जा रहा है, लेकिन रेगुलर बैंकिंग सिस्टम के बाहर में, तो उसे फ्रेंड्स जो है शैडो बैंकिंग कहते हैं। शैडो बैंकिंग के 2 कंपोनेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 2 होते हैं, पहला और दूसरा। पहला कंपोनेंट होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं या एंटिटी आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम होती हैं दैट एंगेज इन द बैंक लाइक एक्टिविटीज़ ऑफ द मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अंडरटेकिंग क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर एंड यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब कहने का कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती हैं, बैंक के जैसा एक्टिविटीज़ ये करती हैं, बैंक लाइक एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसा बैंक काम करते हैं बिल्कुल वही एक्टिविटीज़ ये भी करती हैं। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक्टिविटीज़ जैसे सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड रेपो ट्रांजेक्शन दैट एक्ट एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर नॉन बैंक। तो इसमें दूसरे एस्पेक्ट में आ जाता है सिक्योरिटाइजेशन, जो आपका ये सिक्योरिटाइजेशन में आपका सरफेसी वगैरह आ जाता है, सिक्योरिटी लेंडिंग, रेपो ट्रांजेक्शन, ये सारे काम इसमें किए जाते हैं। शैडो बैंक्स कंप्राइज
entities which conduct financial intermediation directly such as financial companies are NBFC and entities which provide finance to such entities such as mutual funds। मतलब कुल मिलाकर के जो कहना चाहते हैं हम वो ये कहना चाहते हैं भाई कि ये बैंक जैसा ही काम करते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना समझने की बात थी अपने लिए कि शैडो बैंकिंग क्या होती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने बताया कि भाई क्रेडिट इंटरमीडिएशन जिसमें एंटिटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं आउटसाइड रेगुलर बैंकिंग सिस्टम, बैंकों वाला काम होता है लेकिन बैंकिंग के बाहर होता है। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है एनबीएफसी एंटिटीज़ या एंटिटी जो बैंकिंग सिस्टम के बाहर होती हैं वो बैंक लाइक एक्टिविटीज़ को करती हैं। दूसरा इसमें एक्टिविटीज़ जैसे सिक्योरिटाइजेशन और उसके बाद में सिक्योरिटी लैंडिंग, रेपो ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक जैसे ही पूरे जितने भी काम होते हैं उसी तरीके के काम ये करना शुरू कर देती हैं। और शैडो बैंकिंग में ऐसी कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल बिजनेस करती हैं या फाइनेंस कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, वही सब मिल करके जो है आपका बैंकिंग का काम देखती हैं। ठीक है, तो शैडो बैंकिंग इज लाइक शैडो ऑफ बैंक, बिल्कुल बैंक की छाया बन करके रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर बात अपनी ख़त्म हो जाती है। शैडो बैंकिंग ऐसे समझ लीजिए जैसे स्टंटमैन का यूज करते हैं हीरो, बिल्कुल हीरो जैसा ही काम करते हैं, हीरो नहीं होते हैं, बस वही हो गया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।